Assalamualaikum, this is मारूफ खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट है जोलॉजी के गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज. इसकी बहुत डिमांड आ रही थी, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्टर अली असगर के इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे. हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रीलिम्स पेपर सॉल्व कर लिए हैं, बट ये गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज के रीजनिंग क्वेश्चंस बचे थे, सो दैट्स वाई हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर. सो वाटर मॉलिक्यूल्स इसलिए एम्फोटेरिक इन नेचर कहलाते हैं क्योंकि ये बिहेव करते हैं एज अ एसिड और बेस बोथ. लाइक क्या होता है कि डिसोसिएशन होती है मॉलिक्यूल्स की आइंस में, उसको हम कहते हैं ये आयनाइजेशन है, आयनाइज हो गया है. जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज होता है तो ये रिलीज करता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आइंस और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव आइंस, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आइन कहते हैं, जिसको हम OH कहते हैं, और H प्लस पॉजिटिव हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कहते हैं. सो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होता है, बट इक्विलिब्रियम इसमें मेंटेन होता है, और यही इसी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल बिहेव करता है एज अ एसिड और बेस. सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एम्फोटेरिक इन नेचर है, क्योंकि ये एसिड भी H प्लस है इसके पास, तो ये एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सकता है, एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट. सो क्या होता है कि हमारी बॉडी में राइट हैंडेड शुगर ही है सिर्फ, और राइट हैंडेड शुगर है, इसका ही मतलब है कि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड एंजाइम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं. तो ये होगा कि वो राइट हैंडेड शुगर पे ही काम करते हैं. अब जो ये डायबिटिक पेशेंट्स को जो आर्टिफिशियल स्वीटनर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका ये मतलब होता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हमेशा लेफ्ट हैंडेड होती हैं, और इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड शुगर है ही नहीं. तो ये होता है कि उनका स्वीट इन टेस्ट होता है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, सब कुछ मॉलिक्यूल सेम होता है, टेस्ट सेम होता है, बट क्या होता है कि ये मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, और जब ये मेटाबोलाइज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि कैलोरी नहीं देंगे, और जब कैलोरी नहीं होगी तो ये हार्मफुल हो ही नहीं सकते डायबिटिक पेशेंट्स को. सो एक डायबिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इनफ इंसुलिन टू रेगुलेट द शुगर और कार्बोहाइड्रेट लेवल इन द बॉडी. सो दैट्स वाई आर्टिफिशियल स्वीटनर हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि ये कंटेन करती है लेस शुगर, लेस देन 5 ग्राम, और ये कोई भी इफेक्ट नहीं देती क्योंकि ये हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकती, ये कैलोरीज देती ही नहीं है. सो दैट्स वाई जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को कि वो यूज़ करें आर्टिफिशियल स्वीटनर. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई प्रोटोथेरियंस आर कॉल्ड मोनोट्रीमेटा. सो प्रोटोथेरियंस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये लिंक होते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. मैमल्स की एक फर्स्ट क्लास है जो प्रोटोथेरिया कहलाती है, और इसमें क्या होता है कि रेप्टाइल्स लाइक होते हैं, लाइक इनके पास इनफ यॉक होता है जो नरिश कर सकता है इनके बेबीज को. ये एग लेइंग होता है मैमल्स है, जिसमें एग्जांपल्स होती हैं स्पाइनी अर्न्ड ईटर, एंड आई थिंक प्लेटिपस भी इसी में होता है. सो ये बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स होते हैं. इनके पास मैमल्स की तरह के भी होते हैं, लाइक इनके पास मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, और इन्हीं के बाद इनकी बॉडी कवर होती है विद हेयर. सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि लिंक करते हैं, तो दैट्स वाई इनको मोनोट्रीमेटा कहलाते हैं. इनके पास मिल्क ग्लैंड्स होते हैं और हेयर्स होते हैं, सो दैट्स वाई ये मोनोट्रीमेटा कहलाते हैं. आर्चियोपेटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो आर्चियोपेटेरिक्स को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कनेक्शन है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. ये एक फॉसिल है जिसके पास दोनों करेक्टर्स थे, एक रेप्टाइल्स के भी थे और बर्ड्स के भी थे. लाइक बर्ड्स की तरीके के ये करेक्टर थे कि इनके पास विंग्स थे, फीदर्स थे, क्लॉज थे, पंजे थे. बट अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की तो इनके पास जॉज भी थे, इनके पास टीथ भी थे, इनके पास टेल भी थी. तो ये होता है कि कनेक्शन थी बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक है. इन्होंने एविडेंस दिया था कि जो बर्ड्स हैं वो आई हैं, इवॉल्व हुई हैं रेप्टाइल से. क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट. सो पेस मेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड को इसलिए कहते हैं, साइनो आर्टियल नोड होता है ये, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि मेंटेन करता है हार्ट पंपिंग रिथम को बाय सेटिंग द रेट एट विच ऑल कार्डिक मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. लाइक क्या होता है कि ऐसे नोड ही है जो जनरेट करता है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो नॉर्मल रिथम, जो हार्ट का नॉर्मल रिथम होता है, जो अगर आपने कार्डिक साइकिल देखी हो तो वो जो इवेंट्स होते हैं जो टेक प्लेस होते हैं ड्यूरिंग वन कार्डिक जो हार्ट बीट, ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, उसको हम कहते हैं कि कार्डिक साइकिल है. और हार्ट बीट में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है. तो ये जो ऐसे नोड है ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंटिन्यूसली. दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि पेस मेकर ऑफ हार्ट है, क्योंकि ये मेंटेन रखता है हार्ट की पंपिंग को. क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई WBCs आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी. सो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं. जब
जबकि रेड ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो अगर बात करें WBCs की, तो इसमें फेगोसाइटोसिस अगर आपने पढ़ा हो, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये सब WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसलिए इसको सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं। और अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास में, आपकी बुक में रिटन था कि WBCs को पुलिस ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है, नाइज कर सकते हैं और एलिमिनेट करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स को जो आपकी बॉडी में आ जाते हैं। और दैट्स वाई ये रिकॉग्नाइज इन्होंने कर लिया, इनके पास ये एबिलिटी होती है। और फिर उसको फेगोसाइटोसिस ही होता है कि उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये जो इनकी एबिलिटी है ना कि वो फॉरेन इन्वेडर्स को, ये बोर्न आउट सेल्स को, जो बोर्न आउट सेल्स जो ओल्ड सेल्स होते हैं, उनको जो ये डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी होती है ना, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि सोल्जर्स ऑफ बॉडी। कि जो भी कोई चीज़ आई हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ आई बाहर की, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि WBCs ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 7 है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज केप्ट विद इन अ सर्टेन रेंज। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा सर्टेन रेंज में रहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़, अगर फीडबैक मैकेनिज्म की अब बात करी जाए तो ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर कोई चीज़ बन रही है और फिर वो अपने जिस चीज़ से वो बन रही है अपने स्टिमुलाई को जाके रोक देती है, तो वो ये होता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कॉमनली इसीलिए एम्प्लॉय होता है कि वो रेगुलेट कर सकें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को। इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट है, जो बन रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, जो प्रोडक्ट है वही ऐसा सिग्नल एक्ट करता है जो इनहिबिट कर सकता है अपनी ही प्रोडक्शन को। इसमें क्या होता है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें प्रोडक्ट बहुत सारे बनते जा रहे हैं, एक्युमुलेट होते जा रहे हैं। अब क्या है कि इसमें जब एंजाइम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो क्या ज़रूरत है, जब हमें प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है अभी, तो हमें क्या ज़रूरत है कि वापस प्रोडक्ट बनते रहें। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ना, ये जाएगा और एंजाइम नंबर 1 पे जाके बैठ जाएगा कि भाई हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी स्टॉप हो जाओ। तो ये जो इनहिबिशन होती है कि ये अपनी ही ओन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर ये जाके और ज़्यादा स्टिमुलेट करवा रहा होता, और ज़्यादा इंक्रीज़ करा रहा होता उसकी अपनी रेगुलेशन को, अपनी प्रोडक्शन को, तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारी बॉडी की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, उनकी कंसनट्रेशन को बिल्कुल एक सर्टेन रेंज में ऑलवेज केप्ट रखता है। आए हुए थे ये, वैसे हम मॉडल पेपर में कर चुके हैं, सो दैट्स वाई मैं अभी आपको करा देती हूँ अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर ना किया हो। तो एक्सेस यूज़ ऑफ स्पाइसी फूड और यूज़ ऑफ एस्पिरिन कॉज करता है पेप्टाइड अल्सर। तो ये दैट्स वाई ऐसे होता है कि स्टमक की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कि म्यूकस लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, डिफेंस है अगेंस्ट द एसिड। सो ये HCl की गैस्ट्रिक जूस में HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई। अब जब HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो इसका ये मतलब होता है कि गैस्ट्रिक जूस इसका ये मतलब होता है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना स्टमक की, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। उसकी वजह से जो स्टमक है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है HCl से, और उसकी वजह से एक कंडीशन कॉज होती है जिसको हम कहते हैं पेनफुल कंडीशन, जिसको हम कहते हैं अल्सर। और ये स्टमक अल्सर भी, पेप्टाइड अल्सर, ये होता है जिस पर डिपेंड करता है कि कहाँ का अल्सर है। हम ये कहते हैं कि इसकी जो कंसनट्रेशन, HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई और म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुकी है स्टमक डिफेंस की अगेंस्ट द एसिड। सो दैट्स वाई ये पेप्टाइड अल्सर कॉज हो जाता है। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि हाउ डज द प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरी। सो प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर्स हमेशा आर्टरीज एंड द कैपिलरीज के बिटवीन होता है। ये रिंग्स होते हैं स्मूथ मसल्स के, ये सराउंड करते हैं जंक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द कैपिलरीज। ये इंस्पेक्टर्स ओपन और क्लोज ही इसी रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं कि जो सिग्नल है ना, जितनी ज़्यादा नीड है उसकी वजह से, अगर ज़्यादा नीड है ब्लड की तो ये ओपन हो जाएंगे, और फिर जब नहीं है तो ये क्लोज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और अदर सेलुलर वेस्ट सिग्नल्स दैट नीड फॉर इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज। सो दैट्स वाई ये होता है कि अगर एक्युमुलेशन हो गई है, ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए, तो ये ओपन हो जाएंगे, और फिर अगर नीड नहीं है तो ये फिर क्लोज हो जाएंगे। तो ये होता है प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर्स का रोल। Person has inflammation in the sinus and the failure in the eustachian tube. What are these diseases? Write symptoms of any one disease. Diseases दोनों की बतानी है और symptoms किसी एक के बताने हैं। तो साइनोसाइटिस एक इन्फ्लेमेशन होती है साइनस की, और जो ओटाइटिस मीडिया ये इन्फ्लेमेशन की इन्फेक्शन होती है मिडल एयर की, यूजली रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब। सो क्या होता है ये थ्रोट, अगर हम इसको ये बोलें कि ये एक लिंक होता है बिटवीन मिडल एयर एंड द थ्रोट। यूजली सिम्टम्स इसके साइनोसाइटिस के ये होते हैं कि हेडेक होता है, फीवर, कफ, टूथ पेन, एयर पेन, आई पेन एंड फटीग। सो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। इसको क्वेश्चन को बस आप ऐसे करके लिख सकते हैं।
अब लास्ट क्वेश्चन था उसमें कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स, व्हाई डू बर्ड कैन फ्लाई वेल रेप्टाइल्स कांट फ्लाई। सो रेप्टाइल्स और बर्ड्स वर्टिब्रेट्स हैं और हम ये भी कहते हैं कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में एक कनेक्टिंग लिंक है आर्जियोपेट्रिक्स की। रेप्टाइल्स फ्लाई नहीं कर सकते बट फ्लाई कर सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं। तो बर्ड्स इसलिए फ्लाई कर सकती हैं क्योंकि इनके पास विंग्स होते हैं, इनके पास फीदर्स होते हैं, इनके पास हॉलो बोन्स होती हैं, बहुत लाइट बोन्स होती हैं, लाइट इन वेट होते हैं। जबकि अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की तो रेप्टाइल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये भी होता है कि ब्रीथिंग सिस्टम बर्ड का बहुत मोर सफिशिएंट है क्योंकि इनके पास एयर सैक होते हैं, इनके पास ब्रोंकाई होते हैं, सो पैराब्रोंकाई होते हैं। तो ये होता है कि मोर एफिशिएंट होता है कि अपने लंग्स में स्टोर कर सकती है ऑक्सीजन, और क्या होता है कि ऑक्सीजन स्टोर कर सकती है, दैट्स वाई ये फ्लाइंग में बहुत हेल्प करते हैं। सो इनके पास विंग्स होते हैं, लाइट मसल्स होते हैं, दैट्स वाई बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं बट रेप्टाइल्स नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर के रीजनिंग क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस भी जल्दी अपलोड कर दूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।